Hello बच्चों, let's read the question. The question says a pendulum consists of a bob of mass 0.1 kg and a massless inextensible string of length 1.0 meter. It is suspended from a fixed point at height h is equal to 0.9 meter above a frictionless horizontal floor. Okay. Initially, the bob of pendulum is lying on the floor at rest vertically below the point of suspension. The horizontal impulse P is equal to 0.2 kilogram a meter per second is imparted to the bob at some instant. After the bob slides off some distance, the string becomes taut and the bob lifts off the floor. The magnitude of the angular momentum of the pendulum about the point of suspension just before the bob lifts off is J kilogram meter square per second. The kinetic energy of the pendulum just after the lift off is K joules. The value of J is. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट. आइए इस क्वेश्चन को हम की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और इसकी पूरी जानकारी समझने के बाद इसको सॉल्व करते हैं. तो की कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होने वाला है दैट इज जो हमारा इम्पल्स होता है, इम्पल्स इम्पोर्टेड टू एनी बॉडी दैट इज इक्वल टू, इम्पल्स किसके बराबर होता है? इम्पल्स होता है बराबर व्हेन ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड, when a large force is applied on a body, when a large force is applied on a body for small time interval, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, for small time, when a large force is applied on a body for small time, or I can say small time interval, then we say we have applied impulse on the body. तो impulse क्या होता है? impulse simply होता है कि जब हम large force, when a large force is applied on a body for small time interval. Okay. तो can I write impulse is equal to, जो इसने क्वेश्चन में दिया है, इसने बोला है impulse is denoted by P. चलिए मैं impulse को फिलहाल I से मान लेता हूं. तो impulse is equal to, can I write this impulse I is equal to force into delta t. तो क्या मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिख सकता हूं कि जो मेरी impulse होगी that will be equal to force into delta t. Now I can use here Newton's second law of motion. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात की जाए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या कह रहा है? वो साहब कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या मैं फोर्स के बदले लिख सकता हूं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी? तो ये मेरा इम्पल्स निकल के आ जाएगा. तो क्या मैं इस इम्पल्स आई को लिख सकता हूं सिंपली इक्वल टू, दिस इम्पल्स विल बी इक्वल टू टाइम एंड टाइम विल गेट कैंसल. तो यहाँ पे जो मेरा इम्पल्स बचेगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा पी. तो इसको मैं लिख सकता हूँ यानी फाइनल मोमेंटम, इसको मैं लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम के बराबर. तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस दिस इज इनिशियल मोमेंटम. तो इम्पल्स फिलहाल किसके बराबर आ चुका है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको मैं लिख सकता हूं मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज इक्वल टू इम्पल्स. नाउ अगर क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन से पूछा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ए हॉरिजॉन्टल इम्पल्स पी इज इम्पार्टेड टू द बॉब एट सम इंस्टेंट. लेकिन शुरू में जो मेरा बॉब था, Initially the bob of the pendulum is lying on the floor at rest. अगर वो रेस्ट पे लाई कर रहा है इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है that is equal to 0. तो मेरा जो इम्पल्स फाइनली निकल के आ जाएगा that is simply equal to mass into velocity. तो इसने इस बॉब को कितना इम्पल्स जो है इम्पार्ट किया है that is
हॉरिजॉन्टल इम्पल्स 0.2, तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू डाल दूंगा 0.2, तो दिस विल बी इक्वल टू मास जो बॉडी का है दैट इज 0.1 kg इनटू वेलोसिटी। फिलहाल मेरी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। मेरी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी जब मैं इस बॉब को कितना इम्पल्स दे रहा हूं 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतना इम्पल्स देने के बाद जो मेरी बॉडी जो मेरा बॉब वेलोसिटी पकड़ता है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। और अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा था मेरे पास एक सीलिंग है या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां से क्या है, यहां से आपका एक थ्रेड अटैच है, लेकिन वो थ्रेड जो है उसकी जो हाइट है दैट हाइट इज इक्वल टू 0.9 मीटर। ओके, दिस इज द हाइट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसका मतलब जब ये थ्रेड जो है टाइट हो रहा है तो इसकी जो लेंथ है दैट कम्स आउट टू बी 1 मीटर। ये मेरा बॉब है यहाँ पे, तो जब ये थ्रेड थोड़ा टाइट हो जाता है इसकी लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी लेंथ जो थी, जब हमारी हाइट दी गई थी, हाइट का मतलब 0.9 मीटर, उस टाइम पे जो मेरा थ्रेड था वो स्लैक था, यानी ये स्लैक्ड थ्रेड था। दिस वाज द स्लैक्ड थ्रेड जिसके साथ मेरा बॉब अटैच है। ये जो ये लाइन है दिस इज टॉट थ्रेड, TAUT टॉट जो है इसका मतलब है टाइट थ्रेड जो मेरी थी, तो उसके साथ जो मेरा बॉब अटैच था वो थ्रेड जो है वो टाइट कब हुई, वो तब टाइट हुई जब उस पे हमने इम्पल्स इंपार्ट किया। तो ये इसकी फाइनल सिचुएशन यहां पे बन जाएगी। ओके, नाउ इस पॉइंट पे इसका कितना इम्पल्स इंपार्ट किया गया वो ऑलरेडी हमने देखा पिछली स्लाइड में। यहां पे इसको इंपार्ट किया गया है इम्पल्स दैट इज इक्वल टू इम्पल्स जो इसको यहां पे दिया गया दैट इज गिवन, वो था बराबर 0.2 0.2, अगर यहाँ पे पेन का कलर चेंज किया जाए 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यहाँ पे इसको इम्पल्स दिया गया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सिचुएशन को समझने की जरूरत है। जब यहाँ पे ये बॉब मेरा यहाँ इस पोजीशन पे पहुंच गया तो इसने एक वेलोसिटी पकड़ी दैट वेलोसिटी इज v, और उस वेलोसिटी का जो वैल्यू है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। नाउ अगर मैं इसकी नेक्स्ट सिचुएशन बनाने की कोशिश करूं, अब मैं इस तरह देखूं कि जो मेरी ये थ्रेड थी, अब ये थ्रेड मेरी टाइट है और ये है फ्रिक्शनलेस जो है सरफेस, ये मेरी टाइट थ्रेड है। अब क्योंकि बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे पहले टाइट थ्रेड बना लेता हूँ। ओके, ये मैं टाइट थ्रेड यहाँ पे बना रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो इसकी वर्टिकल लाइन है, लेट अस सपोज इस वर्टिकल लाइन के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मसला है, जो इसकी वेलोसिटी थी दैट इज 2 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, जो इसकी वेलोसिटी थी। ओके, नाउ द पॉइंट इज अगर मैं इस वेलोसिटी को देखूं, ये यहाँ पे थीटा है, इस थ्रेड को अगर मैं इस वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ की ओर देखूं, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करूं और देखूं कि जो यहाँ का एंगल होगा दैट विल बी आल्सो थीटा, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस के जो एंगल्स बनेंगे, एक तो एंगल ये होगा, दोनों एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। ओके, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स जो यहाँ पे बन रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक और चीज इस तरह देखूं, अगर मैं इस एंगल को देखूं, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस एंगल इज टोटल 90 एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा। लेकिन अगर मैं यहां से यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करूं और देखूं कि ये एंगल कितना होगा, अगर मैं इन दोनों का सम अप देखूं, यानी ये सारा एंगल अगर मैं देखूं, ये सारा एंगल दिस विल बी 90, तो इसका मतलब ये भी थीटा ही होगा। तो अब बात यहाँ पे आ गई कि जो v है, वेलोसिटी है मेरी, इसका कौन सा कंपोनेंट यहाँ की ओर जा रहा होगा। इसका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में जाएगा दैट इज सिंपली v cos थीटा,
और यहाँ की ओर जो इसका कंपोनेंट होगा दैट इज v sin थीटा। नाउ द क्वेश्चन सेज जो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग बनेगी दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। नाउ कमिंग टू द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अब लिफ्ट ऑफ कर रहा है। देखिए after the bob lifts off the floor, the magnitude of the angular momentum of the pendulum about the point of suspension just before the bob lifts is, मुझे पहले एंगुलर मोमेंटम निकालना है about the point of suspension। ये मेरा point of suspension है को जब ये बॉब जो है लिफ्ट ऑफ करेगा, लिफ्ट ऑफ करने का मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, तो करवाएगा कौन इसको? वो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर आपको पता होगा कि रेडियस जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इसका मतलब ये रेडियस का काम करेगा और ये वेलोसिटी का काम करेगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन करने में जो इसको हेल्प कर रहा है दैट इज v cos थीटा वेलोसिटी, और ये उसका वहां पे रेडियस का काम कर रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फाइंड हियर द एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को देखूं, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम की बात अगर की जाए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल, लेकिन इसने जे से दिखाया है, तो दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज आर क्रॉस पी। तो r क्या होता है? r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं यहां पे देखूं जो मोमेंटम इस पे इंपार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वो कौन सी होगी? दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस वन। ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, दैट इज हाइट h। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी, और चूंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा मोमेंटम और इसके बीच में दैट इज 90 डिग्री, तो sin 90 इज 1 mv और आर परपेंडिकुलर। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू वी, आर परपेंडिकुलर की जगह पे मैं h लिख सकता हूं। एज ऑलरेडी आई नो कि मोमेंटम होता है बराबर मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। तो यहां पे मैं मोमेंटम p मोमेंटम जो है उसको मैं m से डिवाइड करूं तो मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। फिलहाल इस पॉइंट को भी मैं यूज कर सकता हूं यहां पे। चलिए, अगर मैं इधर लिखूं कुछ ऐसे कि जो मास है उसको मैं ऐसे ही रखता हूं, वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या लिखूं? दिस इज मोमेंटम अपॉन मास इनटू हाइट h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास एंड मास कैंसिल, यहाँ पे मोमेंटम h आ गया मल्टीप्लाइड के साथ, तो ये मेरा एंगुलर मोमेंटम निकल के आ गया j। तो क्या मैं मोमेंटम का वैल्यू निकाल सकता हूं? हाउ मच इज द मोमेंटम? मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा? मोमेंटम इज इजी एंड सिंपल। मास कितना है? 0. तो अगर मैं 0.1 देखूं और वेलोसिटी कितनी है अब? दैट इज v इज 2। तो क्या मैं मोमेंटम को लिख सकता हूं सिंपली मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू h। तो इसको मैं लिख सकता हूं मास मेरा 0.1 है, वेलोसिटी मेरी 2 है, h मेरी 0.9 है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, दिस विल बी 2 9s are 18 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिखने की कोशिश करूं कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम j होगा दैट विल बी इक्वल टू 18 अपॉन 100, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.18। तो मोमेंटम का जो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होगा दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो पहला आंसर मेरा आ चुका है कि जो बना है 0.18 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिलहाल हम पहला आंसर यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि जो मेरा जे साहब है दिस इज सिंपली इक्वल टू 0.18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए मेरा आ चुका है। अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकालने की कोशिश करूं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की अब तरफ दौड़ दूं अब दैट इज 1/2 ऑफ m v स्क्वायर, लेकिन ये वो वेलोसिटी होगी जिससे लिफ्ट ऑफ करेगा दैट इज v cos थीटा, दैट इज 1/2 मास का वैल्यू 0.1। ओके, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में v है दैट इज v cos थीटा, तो मैं डाल सकता हूं इसका स्क्वायर, दिस इज सिंपली इक्वल टू 0.1 अपॉन 2। वेलोसिटी की बात अगर की जाए वेलोसिटी इज 2 का स्क्वायर, तो cos थीटा चूंकि मुझे पता है ये पेंडुलम कुछ इस तरह है, ये इसकी लेंथ है हाइपोटेन्यूस, ये 1 के बराबर है, ये 0.9 है, ये मेरा थीटा है, ऑलरेडी मुझे पता है ये सीलिंग के साथ है।
तो cos थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 0.9 का स्क्वायर बनेगा इधर भी। तो एक 2 और एक 2 कैंसिल होके आ गया। दिस इज 0.1 इंटू 0.9 इंटू 0.9। सो हाउ मच विल बी द आंसर? 9 9s आर 81, 9 9 आर 81। तो अगर मैं देखूं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो इसका आंसर जो है सही आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूं। 1/2 ऑफ mv²। ओके, तो यहां से मेरा एक और 2 बचता है, उस 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? 9 इंटू 9 81, तो मल्टीप्लाई 0.1, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मैं इसका फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन डिवाइड में मुझे कितना करना है? 1000। एक इसका, एक इसका, एक इसका। ओके, तो यहाँ पे 2 1s आर 2, 2 8s आर 16 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसका सही आंसर जो बनेगा दैट इज 0.162 काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स मुझे निकल के आएगी। तो ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.162 जूल्स, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज 0.18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फाइनल आंसर निकल के आ गया। थैंक यू।